वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड को फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर से वो डिस्कस कर रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, आणविक वेगों का वितरण। क्या चीज़ है ये आणविक वेगों का वितरण? तो एक इसका इंट्रोडक्शन, भूमिका कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु रिजिड फॉर्म में होते हैं, दृढ़ फॉर्म में होते हैं, समान रूप से होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और ये सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेगों से गतिशील हो जाते हैं। अपनी गति के दौरान ड्यूरिंग दैट मोशन वो परस्पर आपस में भी और पात्र की दीवारों से टक्कर करते रहते हैं, जिनसे इनका वेग बदल जाता है, इनकी दिशा बदल जाती है। अब हमारा जो वितरण नियम है वो क्या है कि कितने अणुओं का वेग एक निर्दिष्ट यानी एक स्पेसिफिक या गिवन परिमाण अथवा दिशा में होता है। इस नियम को आणविक वेगों का वितरण नियम कहते हैं। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितने अणु का वेग कितना होगा, ये जो होगा इस वितरण को हम आणविक वेगों का वितरण नियम कहते हैं। तो मैक्सवेल ने शुरुआत की थी बाय यूजिंग द स्टैटिकल मेथड्स, अणुओं का वेग ज्ञात किया था। सो दैट इज द मैक्सवेल लॉ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। मैक्सवेल का आणविक वेगों का वितरण नियम। क्या स्टेटमेंट है इसके कि मैक्सवेल के अनुसार नियत ताप पर अणुओं का वर्ग माध्य मूल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तथा उन अणुओं की संख्या जिनके वेग निश्चित वेग परास में होते हैं, फिक्स होते हैं, नियत रहते हैं। डिराइव करें। मैक्सवेल के वेग वितरण के नियम के अनुसार कुछ पोस्टुलेट्स थे, बेसिक पोस्टुलेट्स थे। नंबर 1 कि गैस के समस्त अणु दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं तथा अति सूक्ष्म होते हैं, समान होते हैं एवं दिए गए आयतन में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरा, ये यादृच्छिक गति करते हैं, दे आर इन द स्टेट ऑफ द रैंडम मोशन तथा इनका वेग जो संभव है 0 से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तीसरा, अणु आपस में भी और पात्र की दीवारों में पूर्णतः प्रत्यास्थ परफेक्ट इलास्टिक मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी होती है। नंबर 4, जब अणु टकराते हैं उस अवस्था के अतिरिक्त वे किसी भी समय उन पर कोई बल कार्य नहीं करता और दो टकरों के मध्य बल 0 होने के कारण सीधी रेखा में गति करते हैं। बाह्य बलों की अनुपस्थिति में संपूर्ण उपलब्ध आयतन में वितरण समान होता है, अर्थात आणविक घनत्व समान होता है। स्थायी अवस्था में एक निश्चित ताप पर उन अणुओं की संख्या जिनका वेग किसी नियत वेग के परास में है समान रहते हैं। 7, आणविक वेगों की सब दिशाएं समान रूप से संभव है, उनकी चाल भी सर्वसंभव मान सकते हैं। और लास्ट, टकरों के परिणाम स्वरूप अणु की चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, परंतु साम्यावस्था में चालों की किसी नियत परास में अणुओं की संख्या नियत होती है। यानी इसका जो डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी, संख्या घनत्व अणुओं की n = dn/dv या n/v, प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या ये नियत रहती है। डिराइव करने के लिए हम क्या करें, माना कि किसी अणु का वेग c है तो इसके जो घटक है कंपोनेंट XYZ में UVW है। इसे हम लिख सकते हैं c = UI केप VJK + WK केप, तो c² इक्वल हो जाएगा U² + V² W²। इसी प्रकार C प्लस DC के मध्य जो घटक आएंगे वो U + DU, V + DV एंड W + DW होते हैं। माना कि x अक्ष के अनुदिश U/U + DU के मध्य होने की प्रायिकता है वो FU/DU है, जहाँ पे FU वेग U का फलन है। इसी प्रकार y दिशा में FV/DV, FW/DW है। अतः C व C + DC मध्य वेग परास होने की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले वेग फंक्शन FC/DC ज्ञात करना है। प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार x दिशा में U व U + DU होने की जो प्रायिकता है वो FU/DU होती है, y में FV/DV होती है और z में FW/DW होती है। तो इन सब की संयुक्त प्रायिकता जो आएगी कंबाइंड नेट या प्रोबेबिलिटी, दैट इज फंक्शन ऑफ द पावर UVW, दैट इज द प्रोबेबिलिटी P प्रोबेबिलिटी FU, FV, FW, DU, DV, WW उक्त परास में संभव अणुओं की संख्या हो जाएगी, क्योंकि n है हमारा प्रति एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या, तो dn हो जाएगा n × द P ऑफ द UVW या n × द FU, FV, FW, DU, DV, WW। यहाँ पे n एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वेलोसिटी इंडिकेटर डायग्राम से वेग सूरज आरेख से
फिगर बनाया हमने जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डी यू डी वी डी डब्ल्यू है और इसकी सी इस पॉइंट है, मान लो एक बिंदु है माना, उसकी इस तरह से कितने अणु हो सकते हैं, उन बिंदुओं की संख्या जो आएगी वो डी एन मान लेते हैं कि इस आयतन में। तो इनका घनत्व नियत होता है, रो इक्वल टू द डी एन बाई डी यू डी वी डी डब्ल्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ऊपर वाली इक्वेशन से डी एन वाले से हम करें मान लो, तो रो इक्वल टू हो जाएगा एन एफ यू एफ पी एफ डब्ल्यू डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय द डी यू डी वी डी डब्ल्यू डिवाइड बाय डी यू डी वी डी डब्ल्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या ये सिद्ध करता है कि एन एफ यू एफ पी एफ डब्ल्यू कॉन्स्टेंट होता है। डिफरेंशिएट करते हैं, एन तो कॉन्स्टेंट है ये, तो इसका डिफरेंशियल तो जीरो आएगा। सो ये आ जाएगा एफ पी एफ डब्ल्यू डेल फंक्शन ऑफ द यू बाय द डेल यू डी यू एफ वी एफ डब्ल्यू डेल फंक्शन ऑफ द वी बाय द डेल वी डी यू डी वी एफ यू एफ वी डेल ऑफ द एफ डब्ल्यू डिवाइड डेल डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू से, तो मिलता है 1 डिवाइड बाई एफ यू डेल ऑफ द एफ यू बाय द डेल यू डी यू प्लस 1 बाई एफ ई डेल एफ यू बाय द डेल वी डी वी प्लस 1 बाई एफ डब्ल्यू डेल एफ डब्ल्यू बाय द डेल डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। ये तो हुआ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड रिलेशंस। नेक्स्ट है संख्या से रिलेटेड कि अणु के नियत वेग के सी के लिए हम लिखते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डिफ्रेंशिएट कर दें तो सी तो कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका जीरो आएगा। ट्वाइस यू डी यू प्लस ट्वाइस वी डी वी प्लस ट्वाइस डब्ल्यू डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, या यू डी यू प्लस वी डी वी प्लस डब्ल्यू डी वी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। टू कंबाइन इक्वेशन 5, 6 वी हैव टू यूज द लैग्रांज मेथड ऑफ द अनडिटरमाइंड मेथड्स मल्टीप्लायर्स। संयुक्त करने के लिए एक लैग्रांज द्वारा अनिर्धारित गुणकों की विधि का उपयोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, इक्वेशन 6 को अज्ञात नियतांक बी से बीटा से गुणा कर देते हैं और उसके साथ जोड़ देते हैं। सो ये मिलता हमें 1 बाई एफ यू डेल ऑफ द एफ यू बाय द डेल बी यू प्लस बीटा यू मल्टीप्लाइड बाय द डी यू प्लस 1 बाई डिवाइडेड बाई एफ पी डेल एफ वी बाय द एफ यू प्लस बीटा वी मल्टीप्लाइड बाय द डी वी प्लस 1 बाई द एफ डब्ल्यू डेल ऑफ द एफ डब्ल्यू बाई डेल डब्ल्यू प्लस बीटा डब्ल्यू डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हर फंक्शंस हर पार्ट इसका इंडिपेंडेंट है इसलिए अलग अलग जीरो हो सकता है। सो वी कैन राइट 1 बाई एफ यू मल्टीप्लाइड बाई द डेल एफ यू बाई द डेल यू प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। इसी तरह से हम दूसरे के लिए लिख सकते हैं। इक्वेशन 8 से यदि मिलता है इसको रीअरेंज करें तो 1 बाई एफ डेल एफ यू इक्वल टू माइनस बीटा यू डेल यू। सो इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो लॉगरिथम ऑफ द एफ यू इक्वल टू माइनस बीटा यू स्क्वायर बाई द 2 प्लस ए इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको मान लिया हमने लॉगरिथम ऑफ द ए। सो लॉगरिथम ऑफ द एफ यू माइनस लॉगरिथम ए इक्वल टू माइनस बीटा यू स्क्वायर बाई 2 या लॉगरिथम ऑफ एफ यू बाई ए इक्वल टू माइनस बीटा यू स्क्वायर बाई 2। सो एफ यू इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर बीटा यू स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से एफ वी इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा यू स्क्वायर बाई 2, एफ डब्ल्यू इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2। कंबाइन कर दें डी एन में यू प्लस यू एंड यू प्लस डी यू वी एंड वी प्लस डी वी एंड डब्ल्यू एंड डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू प्लस मध्य वेग घटक जो आएंगे वो डी एन इक्वल टू आ जाएगा एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी वी डी डब्ल्यू। सो सब्स्टिट्यूट कर दें एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू के मान। सो एन ए क्यूब ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा यू स्क्वायर बाई प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 डी यू डी वी डी डब्ल्यू, that is dn equal to the n a cube e raised to power minus beta c square into by the 2 du dv dw। वेग सूचक आरेख के वेग बिंदुओं का घनत्व जो आता है रो इक्वल टू आता है dn by the du dv dw। so n f u f e f w, so that is n a cube e raised to power minus beta c square by 2। सो रो इक्वल टू एन ए क्यूब ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा सी स्क्वायर प्राप्त हो गया। यदि बी को माइनस बीटा बाई 2 मान लेते हैं। अब यदि सी व सी प्लस डी सी में एक परास वाले बिंदुओं के मध्य जो ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं कि सी व डी तो सेकेंडरी गोले मान देते हैं। इनका जो एरिया वॉल्यूम आएगा इस कॉस का वो 4 पाई सी स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा और इस वेग आयतन में अणुओं की संख्या डी एन सी हो जाती है। तो डी एन सी कितनी आएगी, वो आएगी डी एन सी इक्वल टू द रो इंटू 4 पाई सी स्क्वायर डी स्क्वायर। रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें ऊपर वाले इक्वेशन से तो 4 पाई एन ए क्यूब ई रेज़ टू पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी प्राप्त होता है।
सो ये हुआ मैक्सवेल का वेगों का वितरण नियम। बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।